दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। पर्यावरण में हो रहे इस बदलाव को लेकर वैज्ञानिक लगातार अपना तर्क दे रहे हैं। बावजूद इसके क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कोई भी पहल कारगर साबित नहीं हो पाई है। क्या है ब्लैक कार्बन और इससे ग्लेशियरों को किस तरह का नुकसान हो रहा है? साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसे नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्रीन हाउस गैसों के बाद ब्लैक कार्बन बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिससे न सिर्फ जलवायु परिवर्तन की समस्या खड़ी हो रही है, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों और वनस्पतियों को भी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही इसका सीधा असर ग्लेशियरों पर भी पड़ रहा है। वाडिया के वैज्ञानिकों की ताजा रिसर्च के अनुसार ब्लैक कार्बन की वजह से ग्लेशियर रेखा पीछे की ओर से खिसक रही है। हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर मानव जीवन समेत जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ग्लेशियर एक तरह से रिजर्व वाटर है जो नदियों को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि ग्लेशियर का पिघलना और ग्लेशियर का बढ़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इससे अलग ग्लेशियरों के पिघलने के भी कई कारण हैं, जिसमें मुख्य रूप से वजह क्लाइमेट चेंज है। ईटीवी भारत ने वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉक्टर पीएस नेगी से खास बातचीत की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक कार्बन होता क्या है। एटमॉस्फेयर में जो ये ब्लैक कार्बन के कण जो है वो इमिशंस होते हैं वेरियस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के। स्पेशली जैसे ब्लैक कार्बन वातावरण में दो कारणों से पाया जाता है। एक तो जो व्हीकल हमारा ट्रैफिक होता है उसका जो पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, इससे ये ब्लैक कार्बन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। और दूसरा फॉरेस्ट फायर से या डोमेस्टिक फायर से। ये तो ये हो कि वातावरण में ब्लैक कार्बन कैसे घुलता है, और उसका इसके बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि एटमॉस्फेरिक ये टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, सोलर रेडिएशन को पहले एब्जॉर्ब करता है अपने आप में, और उसको फिर इंफ्रारेड से इमिट करता है एटमॉस्फेयर में। मतलब ये एक हिसाब से आर्टिफिशियल वार्मिंग कर देता है। और पूरे विश्व में अभी भी ये जो है जो क्लाइमेट चेंज का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक एजेंट है। मतलब पूरे विश्व में जो जलवायु परिवर्तन के लिए ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एंथ्रोपोजेनिक एजेंट है उसके ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बाद। तो कुल मिला के ये है, ये वातावरण को जो है क्लाइमेट चेंज के लिए गर्म कर देता है। और उससे क्या होता है, जो हिमालयन इकोसिस्टम है जिसमें आपके पेड़ पौधे ग्लेशियर बर्फ सब आते हैं, वार्मिंग की वजह से वो जल्दी पिघलते हैं। और इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि तापमान जो है, हालांकि तापमान बढ़ने का और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण ये ब्लैक कार्बन है एटमॉस्फेयर में। और ये इस हिसाब से हमारे पूरा हिमालयन इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। उच्च शिखरीय क्षेत्रों में जो भी हमारी एक हिसाब से जो पेड़ पौधे ग्लेशियर बर्फ ये सब प्रभावित करते हैं, और ये इनका जो प्रभाव इन पर पड़ता है ये ज़्यादा हो जाता है। आपदा से तो डायरेक्ट से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है ये। और जब तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर भी पिघलते हैं, बर्फ भी पिघलती है, आपकी बर्फ रेखा हुआ ट्री रेखा सब ऊपर की तरफ मूव करते हैं। मतलब ये कह दीजिए पूरे इकोसिस्टम ये प्रभावित करता है। असर तो उसका जग जाहिर है, पूरे विश्व में ब्लैक कार्बन एक ही काम करता है, वो क्लाइमेट चेंज के लिए वार्मिंग करता है, एटमॉस्फेयर जो है वार्म कर देता है। तो जैसे जैसे हमारा वातावरण गर्म होता जाएगा तो उच्च शिखरीय क्षेत्रों में जो भी इकोसिस्टम है हमारा, उसमें बर्फ भी है, ग्लेशियर भी है, पेड़ पौधे भी हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं, बड़े भी हैं, सब प्रभावित होंगे। तो यही नहीं कि सिर्फ ग्लेशियर और बर्फ को प्रभावित कर, तो पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में भविष्य में क्या करने की जरूरत है, क्या कुछ सुझाव इसके लिए? भविष्य में सबसे ज़्यादा तो ये है कि चाहे विश्व की बात करें, चाहे हिमालय की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, जो ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन होता है जिससे ये पोल्यूशन जो है कम से कम क्रिएट हो। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है, अगर ये हमारे ऑटोमोबाइल्स व्हीकल जो डीजल पेट्रोल के वजह के स्थान पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बन जाए तो वातावरण कम उत्सर्जित होगा। और फॉरेस्ट फायर को हम नियंत्रित कर सकें तो उससे कम ब्लैक कार्बन जाएगा। इवन डोमेस्टिक फायर, अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हम लकड़ी जलाते हैं, डीजल जलाते हैं और मिट्टी का तेल जलाते हैं। इन पे आत्मनिर्भरता हमें कम करके जो प्राकृतिक रूप में सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अगर एनर्जी की आवश्यकता हम इन गैर पारंपरिक क्षेत्रों से प्राप्त करें तो जाहिर है कि ये ब्लैक कार्बन वातावरण में कम जाएगा, और कम जाएगा तो उसका नियंत्रण हो सकेगा। वाडिया संस्थान ने जो 2 उपकरण लगाए हैं
गंगोत्री ग्लेशियर के पास, भोजबासा और चीड़बासा 2 क्षेत्रों में। इससे पहले ग्लेशियर के आसपास का ब्लैक कार्बन का क्या कंसंट्रेशन है किसी को मालूम नहीं था। तो वाटर संस्थान ने पहली बार ग्लेशियर क्षेत्र में ये इंस्ट्रूमेंट लगा के हमारे ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे 2 जगह पे, और हमने ये देखा कि उच्च शिखरीय क्षेत्रों में भी ये ब्लैक कार्बन पहुंच चुका है और 0.01 माइक्रोग्राम से लेकर 4.62 माइक्रोग्राम का वेरिएशन पाया गया ये गंगोत्री ग्लेशियर के पास जो हमारी भोजबासा ऑब्जर्वेटरी है। इंस्ट्रूमेंट वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग करता है, वो सैंपल कलेक्ट करता है वातावरण से और उसमें ब्लैक कार्बन की कितनी मात्रा है उसको वो इंगित करता है और ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता है। तो साल भर में 2 बार हम जाते हैं, क्योंकि वहाँ आप साल भर में 2 बार ही जा सकते हैं, एक अक्टूबर में और एक मई जून में। इससे पहले और बाद पूरा क्षेत्र जो है बर्फ से ढका रहता है। मैंने बताया आपकी उसका जो वेरिएशन है उसका वो 0.01 माइक्रोग्राम से लेकर 4.62 माइक्रोग्राम, वो तो उसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में है। अब उसका किस चीज़ में क्या प्रभाव पड़ता है ये तो बात की बात है, शोध का एरिया है। लेकिन ये है कि चूंकि ब्लैक कार्बन वहाँ पे है तो डेफिनेटली वो ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पे कर रहा होगा, और वार्मिंग अगर उच्च शिखरीय क्षेत्र में होगी तो वहाँ के वातावरण के पे प्रभाव पड़ेगा, पूरे इकोसिस्टम में प्रभाव पड़ेगा, जिसमें सारी चीज़ आती हैं।